गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ये फैसला किया था कि डोगरा रजीम जो गिलगित बल्तिस्तान में काबिज है उनको भगाया जाए। इंतहाई बेसर सामानी के आलम में बड़े मुश्किल हालात के जरिए उस खित्ते को आजाद किया। एक ऐसी कौम जिसने खुद अपने तय आज़ादी ली और बाई चॉइस पाकिस्तानी कौम है वहाँ की, और आज भी वो वाहिद खित्ता है कि वहाँ के लोग जो है सच्चे पाकिस्तानी खालिश पाकिस्तानी हैं। एक ही मोमेंट और मुतालबा चल रहा है, हमें आईनी तौर पर पाकिस्तान में शामिल किया जाए। रोजगार का वहाँ इशू है। मुस्तकबिल में हमारी कोशिश ये है कि टूरिज्म को वहाँ के फरोग दे के उस इलाके को अपलिफ्ट किया जाए। बॉर्डर जाहिर सी बात है चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, अफगानिस्तान पे टच करता है, इंडिया टच करता है, बिल्कुल दुनिया की पावर ताकतों के बीच में रहते हैं। आज हम जिस छोटी आइडेंटिटीज में बटे हुए हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन के नतीजे में जो हम वजूद में आए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अपने साथ। पॉपुलरिज्म यहाँ पर चल रही है कि नौजवान नस्ल को देखे उस स्ट्रगल का हिस्सा बनना चाहे जिसकी वो बेनिफिशियल। छोटी आइडेंटिटीज पे ये फर्ज है कि वो अपनी इन आइडेंटिटीज के ऊपर इस बड़े आइडेंटिटीज को मुकद्दम रखे जिसको हम पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर खबरें डिजिटल का। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ुल्लाह फ़राक साहब के साथ, जो कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जमान हैं, और आज बाकायदा तौर पर जश्न आज़ादी मनाई जा रही है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि उन्होंने आज डोगरा राज के ख़िलाफ़ जो है वो जहाद किया था और फिर आज़ादी हासिल की थी। सबसे पहले हम जो है इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया, और आज इसी पर हम बात करेंगे, और फिर मज़ीद जो कवानीन है, जो आइन के मामलात हैं और दीगर जो मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की जश्न की मुनासबत से आप जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया आपने, और आपकी टीम का, आपके डिजिटल फोरम का, अखबार का, और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने नवंबर 1947 में, क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में बना था, उसके बाद जो नज़रिए की जो हलचल थी या उसकी पजीराई थी वो गिलगित बल्तिस्तान तक पहुँच चुकी थी। हालांकि उसमें कम्युनिकेशन भी नहीं था, सड़कें भी नहीं थी। वहाँ के लोगों ने यह फैसला किया था कि डोगरा रजीम जो गिलगित बल्तिस्तान में काबिज है, कई अशरूस है, अंग्रेज़ की सरपरस्ती में, उनको भगाया जाए। इसलिए गिलगित स्काउट्स के अंदर जो लोग थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने डोगरा घनसारा सिंह, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह के खिलाफ डोगरा जो गवर्नर थे बगावत की, और लोगों को साथ मिलाकर वहाँ गिलगित को यकम नवंबर 1947 को रिवोल्ट किया। और वो जो गवर्नर थे घनसारा सिंह, उसको बाबर खान हमारे जो मुकामी थे उसने अरेस्ट किया और उस खत्ते को आज़ाद किया, गिलगित और विसिनिटी, क्योंकि ये 3 इकाइयाँ हैं गिलगित बल्तिस्तान में। फिर 1 साल बाद बल्तिस्तान का इलाका आज़ाद होता है, और उसके बाद 52 में दारुल तांगीर सभा के मर्जर हो जाते हैं। तो इसको हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं कि वहाँ के लोगों ने इंतहाई बेसर सामानी के आलम में कम फोर्सेस और इक्विपमेंट्स होते हुए, वेपन्स का इतना कोई वो नहीं था इनके पास, कोई इस तरह की जंगी साज सामान नहीं था, बड़े मुश्किल हालात के ज़रिए उस खत्े को लिबरेट किया, आज़ाद किया। और वो आज़ादी महज इसलिए ली गई थी कि बर्र सगीर के सीने पर एक ममलिकत का वजूद आया जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जो नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था। वहाँ के मेजॉरिटी मुसलमानों ने यह फैसला किया था कि हम भी डोगरे के खिलाफ बगावत करके आज़ादी लें और पाकिस्तान मर्जर हो। 16 नवंबर तक ये आज़ाद रियासत रही जिसके शारिस खान प्रेसिडेंट थे। उसके बाद मीरा नगर और हमजा ने खतूत लिखे कालिज मोहम्मद जिना को, और जिना साहब ने खान अब्दुल करीम खान को कहा, उसने सरदार आलम को वहाँ पर भेजा। फिर वहाँ वो इलाका पाकिस्तान के साथ अनकंडीशनली अनेक्स हुआ, और आज भी तनाज़ा कश्मीर का हमें फरीक बनाया गया, डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर का हिस्सा यूनाइटेड नेशन में करार दिया गया, जिस वजह से कुछ सवालात अब भी पॉलिटिकली हैं वहाँ के लोगों को। एक ऐसी कौम जिसने खुद आज़ादी ली, एक ऐसी कौम जिसने खुद अपने तय आज़ादी ली और बाई चॉइस पाकिस्तानी कौम है वहाँ की, और आज भी वो वाहिद खित्ता है कि वहाँ के लोग जो है वो नज़रियाती तौर पर आइडियालॉजिकल सच्चे पाकिस्तानी खालिश पाकिस्तानी हैं और बाई चॉइस पाकिस्तानी है। और वहाँ पे एक ही मोमेंट और मुतालबा चल रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए, हमें आइनी तौर पर पाकिस्तान में शामिल किया जाए। अच्छा सर जी, अब ये बताइएगा कि आज़ादी तो आज आप लोगों ने हासिल कर ली, और ये थोड़ा बताइएगा 1947 से लेकर अभी तक जो गिलगित बल्तिस्तान है उसने तरक्की क्या की है और कहाँ तक पहुँचा है? अब तरक्की बहुत हुई है वहाँ पे। अब प्रोग्रेस देखें, वहाँ के लोग मेहनत कश हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं। इन शहरों में आके पाकिस्तान भर के सूबों में, हमारे मुल्क के जो सूबे हैं देगर, वहाँ जाके पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और इसलिए मेहनत की वजह से, उनकी पढ़ाई की वजह से उन्होंने प्रोग्रेस बहुत किया। 47 में वहाँ 3 प्राइमरी स्कूल थे, तो आज वहाँ पे 3000 तालिबी इदारे हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में सब कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ की। उनके मयार का सवाल है, उनको मयारी बेहतर बनाया जा सकता है, मज़ीद गुंजाइश है, लेकिन इदारे कायम हुए हैं। सड़कें वहाँ पे बनी है, दुनिया का 8वां अजूबा कराक्रम हाईवे बना है, सकरदू की शायरा बनी है, अब ये गुजर वाली शायरा बन रही है, स्टोर की रोड बन रही है, यानी बड़ी बड़ी अरबों खरबों की स्कीमें वहाँ पे लग चुकी है। कार्डिक हॉस्पिटल वहाँ बना है,
कैंसर हॉस्पिटल बना है, वहाँ प्रोग्रेस तो बहुत किया वहाँ के लोगों ने। लिटरेसी रेट वहाँ का देखें, लोग बहुत बेहतर है तालीमी एतबार से, वो ज़िंदगी के मैदानों में पीस वहाँ पे सस्टेनेबल पीस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। टूरिस्ट वहाँ आता है, टूरिज़्म के लिए वो इलाका बहुत अट्रैक्ट करता है। मुस्तकबिल में हमारी कोशिश ये है कि टूरिज़्म को वहाँ का फ़रोग दे के उस इलाके को अपलिफ्ट किया जाए और लोगों की हालत को मज़ीद बदला जाए। एक रोज़गार का वहाँ इशू है, रोज़गार का पूरा मुल्क में इशू है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, सिर्फ सरकारी सेक्टर है। इसलिए सरकारी सेक्टर पे बोझ है, प्राइवेट सेक्टर न होने की वजह से रोज़गार के इशूज़ का सामना है। लेकिन मुस्तकबिल में सीपेक वहाँ से गुजर रहा है, जेमर बादशाह डैम है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ बन रहे हैं। उसके नतीजे में वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ छोटी मोटी बन जाएंगी, वहाँ पे कंपनीज आ जाएंगी, तो वहाँ पे इंशाल्लाह जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बनेगा और हमारी नौजवानों की ये उम्मीद भी इंशाल्लाह फुलफिल करेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जिस तरह आप बता रहे हैं बड़ी तरक्की हुई है, तो मज़ीद जो आइन के आर्टिकल के मुताबिक जो आप लोग चाहते हैं पाकिस्तान के साथ अलहाक, वो आपको नहीं मिला, उसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारा इल्हाक हुआ है, हम इंतजामी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान का सूबा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, वहाँ गवर्नर बैठता है, वज़ीर आला बैठता है, उसी तरह की असम्बली है जिस तरह यहाँ सूबाई असम्बलीज होती हैं, वहीं वज़ीर आला है, वहीं गवर्नर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पाकिस्तान की जो आइन है उसमें हम शामिल इसलिए नहीं की गए हैं कि बीच में एक हडल है कि डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर का हमें हिस्सा बनाया गया, क्योंकि डिस्प्यूट कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है और रियासत का नैरेटिव है, हम उसके नैरेटिव को ज़रूर सपोर्ट करते हैं। हम कश्मीर के काज के साथ आज भी खड़े हैं, हालांकि हमारा मसला नहीं था, हम खुद आज़ादी लेके शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी रियासत के नैरेटिव पे हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं कि टिल द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर, मसला कश्मीर के हल तक कौमी असम्बली, सैनट और फेडरल फाइनेंस के जितने इदारे हैं उन सब में वहाँ के लोगों को नुमाइंदगी दी है। मसला कश्मीर के हल तक टेम्प्रेरी सही, लेकिन नुमाइंदगी दी है। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ पे कोई दहशत गर्दी के जो मामला अक्सर हमने देखा है, कुछ कबाइल जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, और जिसके लिए यहाँ इस्लामाबाद तक हमने देखा लोग एहतजाज करने के लिए यहाँ पहुँचे, और उनका कहना है कि वहाँ पे जो है वो दहशत गर्दी भी है, फिर आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हैं और तनाज़ात चल रहे हैं, उसको आपकी हुकूमत ने कहाँ तक हल किया और उसके मामला क्या हैं? नहीं, वहाँ झगड़े कबाइल का इस तरह झगड़े नहीं हैं। वहाँ पे जो छोटे मोटे इशूज़ होते हैं, जिस प्रेस क्लब के सामने हमारे लोग एहतजाज करते हैं, जेमर बादशाह डैम के जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके मुख्तलिफ इशूज़ थे, चोलों के इशूज़ थे, उनके मौजूद कंपनसेशन के इशूज़ थे, उस हवाले से माजी में यहाँ पे प्रोटेस्ट एहतजाज हुए होंगे। और उसके अलावा से वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के अताबाद था माजी में, उसके फैक्ट्रीज़ का इशू था, उस पर प्रोटेस्ट होते रहे यहाँ पे। इसी तरह छोटे मोटे ग्रीवेंसेस पे वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, वो कोई ऐसी बड़ी बात वहाँ पे नहीं है। कबाइल का इतना बड़ा झगड़ा वहाँ पे नहीं है। हाँ, इशूज़ हैं, उस इशूज़ को हुकूमत भी एड्रेस कर रही है, वफाकी हुकूमत को भी इंडिकेट कर रहे हैं, वो कोशिश भी कर रही है। इंशाल्लाह ग्रेजुअली वहाँ के इशूज़ हल होते जाएंगे। हमें उम्मीद है कि लोगों के मसाइल को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम करें, और हमारी कोशिश भी ये है, प्रायोरिटीज़ भी ये है कि हम लोगों के इशूज़ को एड्रेस करें और कम करें। अच्छा जी, जब बारिशें होती हैं अक्सर तो रास्ते बंद हो जाते हैं, कुदरती आफात जब भी आती है तो उसके लिए बड़े मसाइल देखने को मिलते हैं, और कई बार हम देखते हैं मीडिया में भी खबरें आती हैं और पाक फौज के नौजवान जो हम अपना किरदार अदा करते आते हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं? हाँ, ये एक आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि वो इलाका जो है ना वो डिजास्टीरियस गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, खुशकिस्मती या बदकिस्मती एक डिजास्टीरियस इलाका है, क्योंकि बहुत बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे, 3-4% जो है ना लैंड है, बाकी सारे माउंटेन है। अब उन माउंटेन वाले बड़े बड़े पहाड़ों में थोड़ा सा जल्जला भी आता है, ज़मीन सरक जाती है पहाड़ नीचे आके, और जो सैलाब आते हैं, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो जाहिर सी बात है रोड आपने खरबों के प्रोजेक्ट बनाया है, एक जल्जले की झटके से सारी रोड जो है ना बर्फ़ वो पहाड़ के नीचे होती है, उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है। फिर कम्युनिकेशन टावर गिर जाते हैं, बिजली के जो पावर हाउसेस हैं वो बंद हो जाते हैं गदले पानी से। ये इशू हम बिल्कुल फेस कर रहे हैं और उसका मुतबादिल भी तलाश किया जा रहा है, और इस पर काम भी हो रहा है कि इस डिजास्टर सिचुएशन कैसे निकले। वहाँ के माहौलियात को देखा जा रहा है, क्योंकि एक माहौलियात एनवायरमेंटल चैलेंज, क्लाइमेट चैलेंज गिलगित बल्तिस्तान बनता जा रहा है, उसको भी देखा जा रहा है वहाँ पे, और उसके हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स का से फ़ायदे भी ले रहे हैं, उनको इंगेज भी किया गया है। और इस हवाले से हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान बहुत सेंसिटाइज है कि क्लाइमेट के मामले में इंशाल्लाह क्लाइमेट चेंज को जो है उसको 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 तवाज़ुन लाने में, उसको ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पहले पिघलते तब फटते हैं, उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं वफाकी हुकूमत के साथ हम कर रहे हैं। और ये इशू है, सड़कें बंद हो जाती हैं तो मेंटेन करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, और हुकूमत की मजदूरी बर वक्त तैयार तो होती है लेकिन उसमें दिन लग जाता है। सर, ये बताइएगा कि ऑलरेडी आपके इलाके के इर्द गिर्द जो बॉर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्या बॉर्डर्स की भी कोई खिलाफ वर्जी वहाँ पे होती है और दहशत गर्दी के भी कोई वाक़यात वहाँ पे हुए हैं, या अमन पसंद इलाके हैं साहब? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल अमन पसंद इलाका है, कोई दहशत गर्दी नहीं है। सिर्फ जो है कुछ इलाकों में छोटे मोटे वाक़यात, कुछ बड़े वाक़यात भी माजी में हुए हैं, और अब वैसा कोई नहीं है। वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में। बॉर्डर जाहिर सी बात है चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, अफगानिस्तान पे टच करता है, इंडिया टच करता है। जियो स्ट्रेटजिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, लैंडस्केप, और हम बिल्कुल दुनिया की पावर ताकतों के बीच में रहते हैं।
تو اس حالات کے اندر بھی وہاں پہ بارڈر کی کوئی وائلیشن اس طرح کی نہیں ہوئی ہے. البتہ وہاں کے ٹرانسپورٹرز کا گزشتہ اس پہ احتجاج ہوا تھا، وہ سیٹل ڈاؤن ہوا ہے، اور ایسی کوئی بارڈر کے حوالے سے کوئی وہاں پہ تشویش نہیں. اچھا یہ بتائیے گا فیض اللہ صاحب کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا. یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی حکومت جو ہے وہ وہاں کی عوام کو خوشحال کرنے کے لیے مزید کیا کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ 2-2.5 سال کی حکومت تھی، اب 1 سال رہی ہے، کیونکہ بیچ میں ڈسکوالفیکیشن کیس تھا، چیف منسٹر کا وہ چلا گیا تو پھر حکومت بنی. تو ہماری ترجیحات یہ تھی کہ وہاں کا زمینوں کا بڑا تنازع تھا، لوگوں کا زمین پر لوگوں کی ملکیت کا ایشو تھا، تو اس پہ لینڈ ریفارم بنایا. اس حکومت نے بہت بڑا اقدام تھا. اس لینڈ ریفارم کے ذریعے اب لوگوں کو زمینوں پر ان کا حق دیا جا رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات، وہاں پہ جو بھی منرلز ہیں، معدنیات کرنے یہاں سے آئے گا تو کوئی بھی آدمی ڈائریکٹ وہاں منرل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے لیے وہاں کا آدمی چاہیے. اگر لوکل آبادی کو یا لوکل آدمی کو انگیج نہیں کرتا ہے تو کوئی انڈائریکٹ باہر سے آ کے وہاں پہ منرلس نہیں نکال سکتا ہے، کوئی لیز بھی اس طرح کی وہ فنکشنل نہیں کر سکتا. تیسری بات، ہماری حکومت میں نیشنل گرڈ وہاں پہ ہم نے بنایا، ابھی فیض 1 کا وہاں پہ افتتاح ہوا ہے. 40 میگا واٹ کا جو ہیزل پاور پروجیکٹ ہے وہ فیڈل کشتی سے بھی یہاں سے منظور ہوا ہے. اس کے علاوہ نلتر کا جو 20 میگا واٹ تھا اس کو ہم فنکشنل کر رہے ہیں بجلی کے حوالے سے. آپ روڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے دیکھیں، شاہراہ دارل، شاہراہ تانگیر، مختلف اس طرح کے شاہراہ ہیں وہ اس حکومت میں بن رہے ہیں. 4 نئے یونٹس ڈسٹرکس جو ہے اس کی کابل نبی منظوری دی ہے، دارل، تانگیر، گپ، چھیاسی میں گوندو، تاکہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ سہولیات ملے. اور اس سے بڑھ کے فیڈر ہے جو گندم کی ویٹ سبسڈی کا بڑا ایشو وہاں پہ آتا رہتا ہے، احتجاج بھی اس کے زیادہ ہوتے ہیں، ٹیکسیشن کے احتجاج ہوتے ہیں. تو ویٹ سبسڈی کے حوالے سے بھی اس حکومت نے وفاق کے ساتھ مینیج کر کے، وفاق حکومت کا کیونکہ بھرپور تعاون ہے، تو ویٹ سبسڈی کے حوالے سے ویٹ جو ہے صاف ویٹ مقامی گندم کی منظوری ہوئی ہے، اور اس وقت کوئی ویٹ کی وہاں پہ بحران نہیں ہے، مالیات کی بحران نہیں ہے. مالی طور پر اسٹرینتھن صوبہ گرانٹ وہاں پہ پراپر اس سال ملا ہے. تو ہماری ترجیحات یہ ہے، لوگ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں، انٹرنشپ یوتھ کو بھی دے رہے ہیں، یوتھ پالیسی پہلی دفعہ وہاں پہ منظور ہوئی ہے. تو اپنے بساط سے بڑھ کے وہاں پہ موجودہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان عاجز الحق خان اور اس کی ٹیم، خان صاحب اور اس کی ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے. تو ہم تو اپنے بساط سے بڑھ کے کریں گے، اور ہم تو کوئی یہ رکھیں گے آنے والے جو بھی حکومت ہو وہ اس سے بہتر کرے، مزید آنے والے وہ اس سے بہتر کرے، انشاءاللہ بہتر سے بہتر کے سفر جاری رہے. فیض اللہ فراق صاحب، آخری سوال ہے کہ سر پوری پاکستانی قوم کو، پاکستانی حکومت کو اور دیگر تمام صوبوں کو ایک کرنے کے لیے آپ کیا میسج دیں؟ دیکھیں یہ امپورٹنٹ سوال ہے. آج ہم جس چھوٹی آئیڈینٹیز میں بٹے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس ملک کے لیے. یہ ایک ہائپر نیشنلزم ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن کے نتیجے میں جو ہم وجود پہ آئے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں کہ پاپولرزم یہاں پہ چل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو دیکھیں اس اسٹرگل کا حصہ بننا چاہے جس کی وہ بینیفیشری. یوتھ کس چیز کی زیادہ بینیفیشری ہے وہاں ان کو ایفرٹس کرنا چاہیے. اگر وہ بینیفیشری نہیں ہے اپنا ملک کا، اپنے علاقوں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، میرا یہ میسج. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں گلگت بلتستان ایک آئیڈینٹی ہے، پنجاب ایک آئیڈینٹی ہے، چھوٹی آئیڈینٹی، پختون ایک آئیڈینٹی ہے، KPK، بلوچستان، یہ سب آئیڈینٹیز اپنی جگہ پہ، ان کا کلچر ہے، ان کی تاریخ ہے پرانی بہت برسوں کی، ان کا احترام وفاق پہ لازم ہے، فیڈریشن پہ. لیکن ان چھوٹی آئیڈینٹیز پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ان آئیڈینٹیز کے اوپر اس بڑے آئیڈینٹیز کو مقدم رکھیں جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. بہت اس شکریہ. کی ہم تعمیر کریں، اس کو آگے لے کے جائیں، اس کو گرو کریں. بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب، ترجمان گلگت بلتستان حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. خبریں گروپ آف نیوز پیپر جو ہے وہ آپ کو جناب دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کو آج جو آپ آزادی منا رہے ہیں اس کی خصوصی طور پر جو ہے آپ کو مبارکباد کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.